नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 39वां व्याख्यान है। इसके अंतर्गत हम हुमायूं के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा में हम मुगल काल का अध्ययन कर रहे हैं और 38वें व्याख्यान के अंतर्गत हमने बाबर के बारे में अध्ययन किया और आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में अध्ययन करेंगे। व्याख्यान प्रारंभ करने से पहले हम आज की रूपरेखा देखते हैं। हम मुगल काल का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम हुमायूं का अध्ययन करेंगे। हुमायूं के जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इनके द्वारा लड़े गए 3 प्रमुख युद्धों का हम अध्ययन करेंगे, जिनमें कि पहला युद्ध चौसा का युद्ध है, दूसरा युद्ध बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध के नाम से जाना जाता है और तीसरा युद्ध सरहिंद का युद्ध। इन तीनों युद्धों के बारे में जानकर हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो हुमायूं रहे इनका जीवन काल किस प्रकार का रहा। आइए हुमायूं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में होता है। पिता एवं माता, इसके पिता का नाम बाबर था तथा माता का नाम महामंगा था। महामंगा के बारे में हम जानकारी लेते हैं, जो कि अकबर की दादी हुआ करती थी। इनके संरक्षण में काफ़ी समय तक जो अकबर थे वह रहे थे। इनकी संतान हुमायूं की संतान अकबर, मिर्ज़ा मोहम्मद व हाकिम थे। इनका जो शासनकाल है, इनका शासनकाल जो भारत में इनका शासनकाल रहा वह 2 पार्ट में डिवाइड है। यह पहले 26 दिसंबर 1530 में गद्दी पर बैठते हैं और 17 मई 1540 तक इनका जो शासनकाल है वह चलता है। लगभग 10 वर्षों तक यह शासन करते हैं और इसके बाद यह निर्वासित जीवन जीते हैं, जो कि युद्ध में हार के बाद यहाँ से चले जाते हैं और 22 फरवरी 1555 ईस्वी को यह वापस आते हैं तथा इनका शासनकाल 27 जनवरी 1556 तक चलता है। एक ही वर्ष के शासनकाल में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो कि इनका शासनकाल रहा वह 2 पार्ट में डिवाइड है। एक में यह 10 वर्ष तक शासन करते हैं और दूसरे पार्ट में जब यह भारत पर आक्रमण करते हैं और अपना शासनकाल पुनः स्थापित करते हैं, वह 1 वर्ष का समय होता है। यह वह टर्निंग पॉइंट है। यदि ये 1 वर्ष का शासन नहीं करते तो वापस मुग़ल साम्राज्य की स्थापना भारत में नहीं हो पाती और मुग़ल साम्राज्य पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता। इनके 1 वर्ष के शासनकाल में इनके बाद जो इनके पुत्र अकबर आए, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एवं भारत के लगभग संपूर्ण भाग पर अधिकार किया था। इनके बारे में हम आने वाले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। आज हम हुमायूं के बारे में देखते हैं। बस इनका जो राज्याभिषेक है हुमायूं का 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुआ। हम देखते हैं बाबर की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो जाती है और 1529 के बाद 1530 ईस्वी में इनको उत्तराधिकारी बना दिया जाता है एवं दिसंबर की 30 तारीख को 1530 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक होता है। बाबर का सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था, इस कारण हुमायूं मुगल काल का उत्तराधिकारी बना। 1520 ईस्वी में 12 वर्ष की अल्पायु में इसे बदायूं का सूबेदार बनाया गया था। हम देखते हैं कि यह शासक बनने से पूर्व बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 31 दिसंबर 1530 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। 31 दिसंबर का समय 30 दिसंबर दिया गया है राज्याभिषेक और 31 दिसंबर को यह सिंहासन पर बैठता है। बादशाह बनने से पूर्व यह बदस्खा या बदायूं का सूबेदार हुआ करता था, जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं। हुमायूं अपने राज्य को 3 भाइयों में बांट देता है। यह बहुत पढ़ा लिखा शासक था। इसने जो इतिहास में हुई लड़ाइयों के बारे में, जो पारिवारिक कलह होते हैं उनके बारे में पढ़ रखा था और ज़्यादातर जो डिस्प्यूट हुए हैं वह परिवार में कलह के कारण हुए हैं। अतः यह सब जानकारी हुमायूं को थी तथा इसने इससे बचने के लिए अपना जो साम्राज्य था वह 3 भाइयों में बराबर रूप से बांट दिया। हुमायूं ज्योतिष पर विश्वास रखता था। इसका जो प्रमाण है वह इस बात से लगाया जाता है कि यह 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था। जो रंग इसके लिए उस दिन के लिए लकी होता था वह कलर का जो वस्त्र है वह धारण कर लेता था। हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। दीन पनाह नगर जो कि इसकी एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, जहाँ पर इसकी पुस्तकें रखी रहती थीं। माना जाता है कि दीन पनाह की जो लाइब्रेरी थी इसी से गिरने के बाद इसकी मृत्यु हुई थी। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था।
इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम बाबर, माता का नाम महामंगा था। इसकी संतान अकबर, मिर्जा मोहम्मद हाकिम थे। इसका शासनकाल 2 पार्ट में डिवाइड है, जो कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी से जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तब यह सिंहासन पर बैठता है और 1540 तक 10 वर्षों तक सफलतापूर्वक अपना शासनकाल चलाता है। 1540 के बाद यह भारत छोड़कर बाहर चला जाता है, जो कि युद्ध के कारण हम आगे अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार यह भारत से बाहर चला जाता है। और जब यह वापस आता है 15 वर्षों के बाद, यानी 1555 ईस्वी में जब यह भारत आता है तो 1 वर्ष तक ही अपना शासनकाल चला पाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका राज्याभिषेक के बारे में देखते हैं तो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक हुआ। बड़ा पुत्र होने के कारण यह मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, जो कि बाबर के बाद बना। 1520 ईस्वी में 12 वर्ष की अल्प आयु में यह बदायूं का सूबेदार हुआ करता था एवं 22 वर्ष की आयु में यह यहाँ का शासक बना। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं 31 दिसंबर 1530 को, जबकि इसकी आयु 22 वर्ष, एक जो कि यंग लड़का हुआ करता था, उस समय पर यह राजगद्दी पर बैठा। बादशाह बनने से पूर्व यह बदस्खा या बदायूं का सूबेदार था। हुमायूं अपने राज्य को तीनों भाइयों में बांट देता है। डिस्प्यूट से बचने के लिए, जो घरेलू कलेश होते हैं उनसे बचने के लिए यह अपने राज्य का हिस्सा तीनों भाइयों में बराबर रूप से बांट देता है। ज्योतिष पर विश्वास रखने का कारण यह था कि यह 7 दिन, हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं, 7 दिन में अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था। हुमायूं 1533 ईस्वी में दीनपनाह नगर नामक नगर की स्थापना करता है और जो इसी दीनपनाह नगर में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जहां पर इसकी पुस्तकें रखी होती थी। उन्हीं पुस्तकों को पढ़ते हुए यह लाइब्रेरी से जब नीचे आ रहा था तो सीढ़ियों से खिसक जाता है और खिसकने के कारण जब यह ज़मीन पर गिरता है तो इसकी मृत्यु हो जाती है। आइए अध्ययन करते हैं हुमायूं के युद्ध अभियान के बारे में। यह हैं हुमायूं और यह हैं शेर शाह सूरी, जिनके साथ इनका जो युद्ध अभियान है वह पहला युद्ध अभियान हुआ। चौसा के मैदान में यह युद्ध हुआ था, इसलिए इसे चौसा के युद्ध के नाम से जानते हैं। हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के बीच 26 जून 1539 ईस्वी में चौसा के मैदान में एक युद्ध होता है। इस युद्ध में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित कर दिया जाता है। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए घोड़े सहित गंगा नदी में कूद जाता है। चूँकि इसको इस समय तैरना नहीं आता था, अतः यह घोड़े के साथ जो गंगा नदी है इसमें बहता हुआ एक निजामुद्दीन नामक व्यक्ति इसको पकड़ लेता है। यह बेहोशी की हालत में होता है और निजामुद्दीन नाम के व्यक्ति द्वारा, जो कि एक बिश्ती संप्रदाय से हुआ करते थे और चमड़े से वस्तुओं का निर्माण कर यह अपना जीवन यापन किया करते थे। हम देखते हैं कि इस प्रकार हुमायूं उसे एक दिन के लिए बिश्ती का राजा बना देता है। इस दौरान निजामुद्दीन चमड़े के सिक्के चलवाए थे। अब हम देखते हैं एक छोटी सी स्टोरी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हुमायूं जब अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में छलांग लगाते हैं व घोड़े के साथ कूदते हैं तो यह तैरना इनको नहीं आता था, अतः यह बेहोशी की हालत में निजामुद्दीन नामक व्यक्ति को मिलते हैं। निजामुद्दीन व्यक्ति के लिए यह जानकारी नहीं थी कि यह दिल्ली के बादशाह हैं और उनको बिना किसी जानकारी के उनका यह इलाज करते हैं। होश में आने पर जो भिश्ती होता है या निजामुद्दीन नामक व्यक्ति होता है वह इनको देखता है। जब यह होश में आते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं और निजामुद्दीन से बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं तुमने किसको बचाया है। निजामुद्दीन बोलते हैं, नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। उसने फिर जो हुमायूं होते हैं, हुमायूं द्वारा बोला जाता है कि मैं दिल्ली का बादशाह हूँ और तुमने मेरी जान बचाकर बहुत ही बड़ा एहसान किया है और इस एहसान के बदले तुम जो चाहो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और इतना सुनकर निजामुद्दीन से एक ज़रूरी चीज़ मांगते हैं जिससे कि उनका और उनकी जो समाज है उसका विकास हो सके। इस प्रकार निजामुद्दीन उनसे बोलते हैं कि आप बादशाह हैं तो मुझे एक दिन के लिए बादशाह बना दीजिए। जिस प्रकार की आपने एक मूवी आई थी जो कि अनिल कपूर की थी जिसमें वह एक दिन का सीएम बनता है, उसी प्रकार यह एक दिन के लिए बादशाह बनते हैं जो कि निजामुद्दीन होते हैं। निजामुद्दीन एक दिन का बादशाह बनने के बाद यह घोषणा करता है कि इसके राज्यों में जो सिक्के चलाए जाएं वह चमड़े के सिक्के चलाए जाएं। चूँकि यह चमड़े का व्यापार किया करते थे, अतः चमड़े के सिक्के चलवाए जाने से इनका जो कच्चा माल है, जो चमड़े का प्रयोग है, वह राज्य में होने लगेगा। इसी प्रकार इसने चमड़े के सिक्के चलवाए जाने का जनता से आग्रह किया और इसके बाद
भिस्ती संप्रदाय के लिए जो कि हुमायूं थे, इन्होंने भिस्ती समुदाय था, जो इनका समुदाय हुआ करता था, उनको गंगा के किनारे बसने के लिए अनुमति दे दी। यह अनुमति भी जो कि निजामुद्दीन थे इनके द्वारा मांगी गई थी। हमने देखा कि 1539 में हुमायूं की जान बच जाती है और यह वापस अपनी गद्दी पर बैठ जाते हैं। लेकिन जो शेरशाह सूरी है वह साथ बैठने वालों में से नहीं था। 7 मई 1540 ईस्वी में यह बिलग्राम के युद्ध में इसे पराजित करने का फिर से प्रयास करता है और उसमें सफल भी होता। आइए इस युद्ध के बारे में जानकारी लेते हैं। आइए देखते हैं बिलग्राम व कन्नौज के युद्ध के बारे में। हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के बीच 27 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम के मैदान में बिलग्राम का युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं पूरी तरह से पराजित हुआ। एक बार यह है जो कि गंगा नदी में बच गया था डूबने से और इसको निजामुद्दीन द्वारा बचा लिया गया था। जब यह एक वर्ष बाद इसका जो युद्ध होता है वह युद्ध इस प्रकार का होता है कि शेरशाह सूरी इसको पूरी तरह से पराजित कर देता है एवं शेरशाह सूरी उसके संपूर्ण राज्य पर अधिकार स्थापित कर लेता है। इस युद्ध में पराजित होने के बाद वह सिंध चला जाता है। सिंध में अपने छोटे भाई हिंदाल के गुरु मीर अली की शरण यह ले लेता है। हम देखते हैं कि जब यह यहाँ से भागता है, हाँ यह युद्ध में पराजित तो हो जाता है परंतु यह मारा नहीं जाता और यह भागकर सिंध चला जाता है और सिंध में जो इसके छोटे भाई के गुरु थे उनका नाम था मीर अली की शरण ले लेता है और बाद में यह मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 में विवाह कर लेता है। हुमायूं अपनी बेगम के साथ अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में रहने लगता है। हम देखते हैं कि जो कि युद्ध कौशल में बहुत ही सक्षम हुआ करते थे और बचपन से ही युद्ध लड़ते आ रहे थे और उनको देखा भी था हुमायूं ने। तो इस प्रकार यह बीरसाल की मदद करते हैं और बीरसाल के महल में यह रहने लगते हैं। इसी महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है। बीरसाल का महल जो कि भारत क्षेत्र में हुआ करता था, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अकबर का जन्म हुआ वो भारतीय भूमि पर हुआ था। हुमायूं ने 15 वर्ष के निर्वासित जीवन जिया, अतः 1540 ईस्वी से यह 1555 ईस्वी तक जो 15 वर्ष का समय होता है, इस समय में यह निर्वासित जीवन जीते हैं एवं इनके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं होती कि यह कहाँ पर हैं। और जो बीरसाल हैं इनसे सहायता लेकर यह अपनी एक सेना इकट्ठी करते हैं और इस समय पर जो यहाँ का शासन है, जो शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी और सिकंदर सूरी जो कि इसका पुत्र था वह यहाँ पर शासन कर रहा था। चूँकि यह सिकंदर सूरी शेरशाह सूरी जितना पराक्रमशाली नहीं था और युद्ध नीति में उतना कुशल नहीं था, अतः 1555 ईस्वी में हुमायूं सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूरी को युद्ध में पराजित कर देता है और पुनः खोया हुआ राज्य वापस ले लेता है। लेकिन वह एक वर्ष ही शासन कर पाया। 1555 से 1556 तक शासन करने के बाद यह दीन पनाह महल में एक लाइब्रेरी या पुस्तकालय हुआ करता था, इसकी सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु पर एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे जिनका नाम था लैनपूल लिखते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, अतः हमने इसके जीवन में पढ़ा कि किस प्रकार इसने शासन किया। 10 वर्ष के शासन के बाद यह 11वें वर्ष युद्ध में पराजित हो जाता है और भारत से बाहर चला जाता है। 15 वर्ष निर्वासित जीवन जीता है और निर्वासित जीवन जीने के बाद यह वापस भारत आता है और भारत आने के बाद 1 वर्ष ही शासन कर पाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी जो जीवन है इसकी होच पोच को देखते हुए बदायूं लिखते हैं कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। आइए बिलग्राम के युद्ध का एक बार रिवीजन करते हैं। 27 मई 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध होता है। 1539 ईस्वी में यह बच जाता है और 1540 ईस्वी में यह पूरी तरह से पराजित हो जाता है। शेरशाह सूरी उसके संपूर्ण राज्य पर अधिकार कर लेता है और पराजित होने के बाद यह कहाँ चला जाता है, सिंध चला जाता है। सिंध में जो कि इसके छोटे भाई थे, छोटे भाई के गुरु हिंदाल, छोटे भाई का नाम जिनका हिंदाल था, हिंदाल के गुरु मीर अली हुआ करते थे। मीर अली के यहाँ पर यह रहने लगता है और वहीं इनकी मुलाकात इनकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से होती है और हमीदा बानो बेगम से यह 29 अगस्त 1541 में यानी 1 वर्ष में ही अपनी जो व्यवस्था है वह जमा कर इससे विवाह कर लेते हैं और विवाह करने के बाद
इनके जो गुरु होते हैं मीर अली, वह इनको सलाह देते हैं कि आप अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में रहिए। बीरसाल के महल में यह रहते हुए अपनी एक सेना एकत्रित करते हैं। इकट्ठी करने के बाद यह 15 अक्टूबर 1542 में इनके यहाँ अकबर का जन्म होता है, जो कि बहुत ही प्रमुख शासक रहे, जिनके बारे में हम अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। हुमायूं यहाँ पर अपना जो जीवन है व्यतीत कर रहे थे एवं 15 वर्षों के निर्वासित जीवन जीने के बाद यह सोचते हैं कि पुनः अपने राज्य को वापस लिया जाए। अतः इस समय पर अकबर भी बड़े हो चले थे और यह चाहते थे कि यह इनका पुत्र भारत पर शासन करे। इसी प्रकार की नीति बनाते हुए यह 1555 में जो इसका पुत्र होता है शेरशाह सूरी का, सिकंदर सूरी, इसके साथ युद्ध करते हैं और युद्ध में सिकंदर सूरी को पराजित कर अपना खोया हुआ राज्य वापस ले लेते हैं। लेकिन 1 वर्ष के शासनकाल करने के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु जो होती है वह दीन पनाह महल, जो कि इनके द्वारा स्थापित किया गया था, उस दीन पनाह महल में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, जहाँ पर बैठकर यह पुस्तकें पढ़ा करते थे। पुस्तकें पढ़ते हुए यह जब नीचे उतर रहे थे तो सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होते ही वहीं पर लैनपूल बैठा हुआ था, वह लैनपूल लिखता है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इसकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद। आप देख सकते हैं यही वह लाइब्रेरी है दीन पनाह महल की, जिससे गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की बेगम, जो कि हाजी बेगम थी, वह इनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अतः इनकी मृत्यु होने के बाद जहाँ पर इनको दफनाया गया था वहाँ पर इनका मकबरा बनाया गया था, जो कि दिल्ली क्षेत्र में स्थित है। इसे हुमायूं के मकबरे के नाम से जाना जाता है। इस मकबरे में कुल 6 मुगल शासकों के सब दफन किए गए हैं। बहुत ही बड़ा यह आर्किटेक्चर है। माना जाता है कि जो ताजमहल का डिज़ाइन है वह इसी से लिया गया है। इसमें भी 4 दरवाजे हैं और माना जाता है कि इसका आर्किटेक्चर भी उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा बनाया गया था। हुमायूं को अफीम पीने का शौक़ था। हुमायूंनामा की रचना उसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। जिस प्रकार अकबरनामा की रचना स्वयं अकबर द्वारा की गई, उसी प्रकार हुमायूं के जीवन की जो जीवन गाथा थी उनकी गुलबदन बेगम, जो कि इनके साथ रहा करती थी, उनके द्वारा लिखी गई, जिसे हुमायूंनामा के नाम से जाना गया। और हुमायूं के बारे में जो भी इनके जीवन से संबंधित संपूर्ण जानकारी है वह इसी में प्राप्त होती है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा किया हुआ यह छोटा सा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। अगर मेरी यह जानकारी आपको पसंद आती है और आप ठीक तरीके से इतिहास का अध्ययन करना चाहते तो आप जितने भी लेक्चर हैं सभी देखिए और आपको इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। मैं हर बार की तरह एक बात फिर से बोलूँगा कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए जो सक्षम नहीं हैं और अपने घर पर रहकर पढ़ाई कर सकते हैं, जो भी ऐसी बच्चियां हैं जो कि घर से जाने में असक्षम हैं और कोरोना काल के चलते जो बच्चे घर पर बैठे हुए हैं वह अध्ययन करते रहें और अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करते रहें। मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो एग्ज़ाम से संबंधित है वो आपको प्रोवाइड करा सकूं और एक के बाद एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा भी। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।